नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा आपको देंगे, आज के बाजार की भी जानकारी देंगे और इस आधार पर एडवांस में सोमवार की आपकी बाजार की तैयारी कराएंगे, ताकि सोमवार को जब आप उतरे हैं बाजार में तो आपको अंदाजा हो कि आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है और किस तरह की रणनीति बाजार में बनानी है और लॉन्गर टर्म में आपको किन सेक्टर्स पर नजरिया रखना है और कहां पर नजर रखनी है। तो ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा आपके सवालों को भी हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। आप अपने सवाल हम तक का पहुंचाइए। याद रखिए, तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर जाइए और अपने सवाल हमें भेजिए। यूट्यूब पर सबसे पहले अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है और आपका नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, बताइए और उस आधार पर हम आपको गाइड करेंगे अपने दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए। यही नहीं, आप अपने सवाल जो है वो भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब अब सोमवार को मिलेगा, और जो सवाल आपने कल यानी कि गुरुवार को पूछे थे, थर्सडे को पूछे थे, उसका जवाब आज यानी कि शुक्रवार फ्राइडे को मिलने वाला है आज के शो में। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे वो आखिर तक शो देखें और उनके जवाब आज दिए जाएंगे। जिन्हें सवाल पूछने हैं वो भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाएं, सोमवार को उनका जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजार का एक चेक ले लेते हैं। 155 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 25,722 ये लेवल पर सेटल हुआ आज निफ्टी, यानी कि आखिरकार जो 25,800 वाला लेवल था उसको भी आज तोड़ दिया बाजार ने। गिरावट अच्छी खासी रही। बैंक निफ्टी में देखें तो लगभग 250 अंकों की गिरावट। एक वक्त पे लग रहा था कि थोड़ा रिकवर होगा, लेकिन वहां से जो है फिसलता हुआ 57,776 के स्तर पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे भी लाल निशान में ही कारोबार हुआ। 0.5% मिड कैप टूटा और स्मॉल कैप में भी लाल निशान में ही क्लोजिंग ली, ये भी 0.5% टूटकर बंद हुआ। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL आज निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 4% मजबूत होता हुआ। आयशर मोटर्स में लगभग 2% की तेजी रही। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ। L&T 1% से ज्यादा की तेजी रही। TCS, हीरो मोटर जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी नजर आई। दबाव कहाँ रहा? निफ्टी लूजर्स लाइए। इटर्नल 3.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। इसके अलावा सिप्ला में 2.5% से ज्यादा की गिरावट। NTPC में मुनाफा वसूली, कल अच्छी तेजी थी और 2.25% से ज्यादा टूटता हुआ NTPC का शेयर। ग्रासिम और HDFC लाइफ में भी लगभग 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के दिन पे देखें तो आप देखेंगे 1127 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में रहे और 1736 शेयर लाल निशान में बंद हुए, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया। अगर हम पूरे हफ्ते के बाजार को भी आपके सामने लेकर आएँ तो यहाँ पर भी अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ज़रा दिस वीक मार्केट के चार्ट्स लेकर आइए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, स्मॉल कैप, तो कमोबेश हल्की और ज़्यादा मिलाकर भी एक तरह की गिरावट ज़रूर रही। निफ्टी का दिस वीक चार्ट दिखाइए ज़रा। दिस वीक चार्ट ज़रा हमारे दर्शकों के सामने लेकर आइए और वहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी में 0.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप की, तो यहाँ पर भी गिरावट का मोमेंटम साफ तौर पर देखने को मिला। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह का बाजार रहा वोलेटाइल, अब सोमवार को आप किन स्तरों को कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे? गुड आफ्टरनून आप सभी को। पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में साइडवेज मूव का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। मार्केट में 26,105 का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम पिछले दिनों के ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट ने इसे 2 से 3 बार रिटेस्ट करने का कोशिश किया है, बट जब भी 26,105 के पास इंडेक्स आता है तो वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और पिछले 2 दिनों से ये प्रॉफिट बुकिंग बढ़ी है। सो अभी मार्केट अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 25,700 का है।
तो उम्मीद तो है कि मार्केट इसको डिफेंड करेगा और यहाँ से हमें पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है एक बार 26,000 से लेकर 26,105 के जोन के आसपास। और अगर 26,105 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो देन आफ्टर फिर निफ्टी अपने जो उसका जो ऑल टाइम का हाई था 26,277 उसको चैलेंज कर सकता है। बट अगर 25,700 के नीचे की क्लोजिंग होती है मंडे को तो देन आफ्टर ये जो करेक्शन है, ये जो वीकनेस है, ये फर्दर हमें देखने को मिलेगी और वहां से फिर मार्केट 25,500 से लेकर 25,300 जोन को भी रिटेस्ट कर सकता है। सो अभी फिलहाल मार्केट निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 25,700 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो 26,105 का है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। अभी भी इसके जो लोअर लेवल्स के सपोर्ट है वो इंटेक्ट हैं। इमीडिएट सपोर्ट 57,700 का है और जो जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 57,400 का है। और वहीं पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 58,600 का है। सो बैंक निफ्टी भी पिछले 2 हफ्तों से 58,500 600 के रेजिस्टेंस के जोन को रिटेस्ट करने के बाद वहां पर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट जिस तरीके से पीएसयू बैंक में रेटिव परफॉर्मेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगर हम उसे निफ्टी से कंपेयर करें तो। ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स पे। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम लंबी अवधि के लिए एक बड़े प्लेयर के रूप में देखें तो कौन कौन से सेक्टर्स को आप अपने रडार पे रखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते संभव है उनका निवेश हो लंबी अवधि के लिए। तो देखिए, पहले तो बाजार पर मेरे ख्याल से इतना कुछ गौर नहीं करना चाहिए। ये जो करेक्शन आया है कल और आज में, और इस हफ्ते ही सोमवार को जब हम हमारे ही चैनल लिटिल हाउस स्वदेश से जुड़े थे, सोमवार को जो बाजार खुलता है उस शो में प्रातःकाल 8:30 बजे हमने एक राय दी थी कि 26,000 26,125 ऊपर की तरफ और नीचे में 25,800 और 25,700। आज थोड़ा बहुत 25,700 के ऊपर आकर के बंद दिया है। उम्मीद करते हैं सोमवार को जब लौट करके आए तब थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। क्षेत्र के आधार पर आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्तीय क्षेत्र, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, मजबूत एनबीएफसी, रक्षा क्षेत्र, जिस प्रकार से आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल के आंकड़े आए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा कामकाज करेगी। शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, सीमेंट क्षेत्र, खपत से जुड़े हुए क्षेत्र, ऑटोस और ऊर्जा उत्पादन, तो ये प्राथमिकता कुछ 6 या 7 क्षेत्र है जहां पर हमारी राय है कि निवेशकों को दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौले शेयर में भी निवेश करनी चाहिए लंबी अवधि। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा आपको कौन से सेक्टर्स अपने रडार पर रखने हैं वो भी बातें होती हुई। चलिए, सतीश कुमार जी का सवाल लेते हैं लंदन से। इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है और 70 शेयर हैं इनके पास हांडा मोटर के, 2480 के भाव पे लिया है इन्होंने। और सीमेंस के भी इनके पास शेयर हैं और 50 शेयर सीमेंस के हैं। इन्होंने 3250 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो सतीश ने हुंडई पे 2480 के भाव पे, लक्ष्मीकांत जी, और खास तौर पे सीमेंस की अगर हम बात करें तो 3250 के भाव पे लिया है। दोनों ऊपरी स्तरों की खरीदारी, 3 से 4 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। हुंडई तो काफी बेहतर लग रहा है। अगर मैं इसके डेली चार्ट्स पर नजर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे रिसेंटली अभी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। अगर मैं और वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है बनते हुए। और यहाँ पर जो 20 वीक मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर अभी हुंडई मोटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 2230 का। जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से बढ़त देखने को मिलती है, मुझे लगता है कि 2700 से लेकर 2800 तक के लेवल्स हमें हुंडई मोटर में देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो निवेश है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न हुंडई मोटर्स से देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर सीमेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और ये जो सीमेंस है अभी भी अपने सारी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो एक फर्दर मुझे लगता है कि वीकनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि 3000 का एक सपोर्ट है, अगर ये 3000 के सपोर्ट के साथ होल्ड करना चाहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर 3000 के नीचे का डेली क्लोज आता है तो वहां से फिर हमारी एग्जिट रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि फिर वहां से जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और उस दौरान ये स्टॉक मुझे लगता है कि 2780 से लेकर 2800 के लेवल्स तक फिसल सकता है। तो 3000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार ये होल्ड करके देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेजर ब्रेक थ्रू हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 3260 के ऊपर। एक बार 3260 के ऊपर की क्लोजिंग होती है उसके बाद सीमेंस अपने अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम कर पाएगा। रणनीति आपको मिलती हुई सीमेंस और Hyundai मोटर्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और हरीश कुमार जी का सवाल लेते हैं। जयपुर से इन्होंने सवाल पूछा है गौरांग सर, IRCTC पे इनकी एवरेज जो प्राइस है वो 919 की है और पूछना चाह रहे हैं कि ये जो नुकसान इनको हुआ है क्या उसकी भरपाई हो सकती है? गौरांग सर। में अगर आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो शेयर बाजार आपको कभी निराश नहीं करता है। कुछ चीजों पर ये इसका दारोमदार रहता है। पहले तो आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आपके पास समय सीमा कितनी है और उसके साथ साथ आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। अगर ये सब मापदंड पे अगर आप खरे उतरते हैं तो मेरे ख्याल से शेयर बाजार में कभी निराशा नहीं होती। अब आता हूं आपके प्रश्न के उत्तर वेरिएबल। तो आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तब आईपीओ में हमने लंबी अवधि के लिए शायद निवेश की राय दी थी। उसके बाद पश्चात हमने कवरेज भी रखी थी बुनियादी दर के आधार पर। हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात अब वो कवरेज हमने निकाल दी है। लेकिन इनकी इनकी सोच और समझ को सरल करने के लिए मैं कुछ टिप्पणियां कर देता हूं। सीधे सीधे तो टिप्पणियां नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय रेल के साथ बहुत करीबी से जुड़ी हुई है। ये केवल मात्र प्रवासियों के लिए प्रवास करने के लिए टिकट मुहैया नहीं कराती, ये केटरिंग का भी कामकाज करती है। उसके साथ साथ जो रेल नीर की जो बॉटलिंग है इसका भी कामकाज ये करती है। आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से भारतीय रेल ने नए गाड़ियों चलाने की बात की है, नए वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की है, बहुत जल्द अगले साल तक शायद मुंबई अहमदाबाद मुंबई के बीच में एक बहुत तीव्र गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन हो जाएगी शुरू। नई पटरियां बिछ रही है पूरे भारतवर्ष में। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। आधुनिकीकरण हो रहा है रेलवे ट्रैक्स का, कोचेस का, रेलवे स्टेशन का। तो बहुत सारे कामकाज ये कंपनी है भारतीय रेल के लिए। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस विचारधारा से निवेश किया है। चलिए, तो आपको अपना नज़रिया बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप जो हैं वो कंपनियों का चुनाव करें। उज्ज्वल का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है और JSW एनर्जी राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 541 JSW एनर्जी में ख़रीदारी का स्तर जो बताया है वो रखा है और इसके अलावा इन्होंने लोढ़ा डेवलपर्स में भी ख़रीदारी की है 1334 के भाव पे। मीडियम टर्म का व्यू जानना चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी। JSW एनर्जी 541 और लोढ़ा डेवलपर्स 1334 दोनों पर राय दीजिए मीडियम टर्म के हिसाब से। देखिए, JSW एनर्जी में अभी भी एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है जो कि अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 555 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास की इनकी बाइंग है तो इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर 555 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है JSW एनर्जी में। और उस दौरान लगभग मुझे लगता है कि 600 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेटिव मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 495 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक JSW एनर्जी इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये इसमें बने रह सकते हैं। और अगर एक बार ये 555 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से 600 के मोमेंटम के साथ ये ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा।
वहीं पर अगर मैं इनके दूसरे स्टॉक्स की बात करूं लोरा डेवलपर के बारे में, तो यहाँ से एक वी शेप की रिकवरी हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिली है, बट अपसाइड के रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। बट मुझे लगता है यहाँ से अब ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, तो 1110 का स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा। अगर इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा तो यहाँ से एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें 1350 से लेकर 1400 तक की लेवल्स को हम देख पाएंगे लोरा डेवलपर में। डेवलपर्स और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन दोनों पर आपको राय मिलती हुई अगला सवाल लेंगे। प्रेम अहिरे का सवाल है और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। 248 गौरांग सर इनकी बाइंग प्राइस है, इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा ही ऊपर है स्टॉक, और लॉन्ग टर्म का नजरिया एससीआई यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लेकर चल रहे हैं 248 की खरीदारी, बताइए। प्रशांत भाई, समुद्री यातायात को लेकर के जो कंपनियां, उस पर तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। लेकिन यहाँ पर भी जो सरकार की नीति है और बहुत ही सक्षम रूप से नीति पर कामकाज चल रहा है, वो है सागरमाला परियोजना। अब ये नीति क्या है? ये नीति है हमारे भारत देश के जो तट है, वहां पर जो बंदरगाह है उनकी संख्या बहुत कम है, या फिर है तो उनकी मतलब ऑपरेटिंग कैपेसिटी बहुत नीचे की तरफ है। इनको बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और एक वास्तविकता ये भी है कि आने वाले भविष्य में अगर हमारा भारतवर्ष देश, हमारी सबकी आकांक्षा है कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, एक बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने, तो स्वाभाविक है कि समुद्री मार्ग से जो सामान का आवागमन होता है उसका भी उपयोग बहुत ऊपर की तरफ होगा। उस परिस्थिति में कंटेनर लॉजिस्टिक जैसी कंपनियां हैं, पोर्ट लॉजिस्टिक जैसी कंपनियां हैं और शिपिंग कंपनीज है, इनको फायदा हो सकता है। एक अच्छी कंपनी है, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हुई इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। लक्ष्मीकांत जी, बताइए आज आपकी टॉपिक वीआईपी शेयर के तौर पर क्या है? जी, हमारी तरफ से जो सबसे पहली पिक रहेगी वो एस्कॉर्ट लिमिटेड है। आज के सत्र में हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जिस तरीके से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है वो भी बुलिश टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई समय से ये स्टॉक अपने बुलिश क्रॉसओवर जो कि 20 और 50 डीएमए लेवल्स पे हमें बनते हुए दिखाई दिए थे, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने शो किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3680 का, और जो हमारे टारगेट है वो निकल कर आ रहे हैं 3980 के। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है एस्ट्राजेन। सो एस्ट्राजेन में भी हमें एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। आज हालांकि हमें एक ब्रेक थ्रू मिला था, बट जो सेलिंग प्रेशर आया तो थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। बट अभी भी जो इसके प्राइजेस है सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। 20 डीएमए और 50 डीएमए के लेवल्स ऊपर की तरफ बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, और स्टॉकेस्टिक भी अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। सो 9500 के आसपास हमें एस्ट्राजेन को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट है वो 10,000 रुपीज का है, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 9,250 का। आप बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद। तो प्रशांत भाई, बुनियादी दर के आधार पर दो विभिन्न क्षेत्र पर ध्यान दिया है। पहला है रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जिसके नतीजे कल आए थे थोड़े निराशाजनक थे, डीएलएफ। यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की है। अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 900 रुपए के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। और दूसरी कंपनी है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स और वाइट गुड कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस बनाती है। यहाँ पर खरीदारी की राय है, और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 1750 के लक्ष्यांक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये लंबी अवधि के लिए राय दे रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास निवेश के पश्चात समय सीमा अनिवार्य होनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। ये है राय गौरांग सर की तरफ से आती हुई डीएलएफ हैवेल्स में खरीदारी की सलाह, 1 साल का नजरिया लेकर चलिए। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।
फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक विशेष जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।